हेयम दुखम अनागतम। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सदैव योगाभ्यास करता रहे तो वो अपने जीवन से आने वाले कष्टों को दूर कर सकता है या दूर रख सकता है। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको एक ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। योग इज़ अ हीलिंग साइंस, आर्ट एंड फिलॉसफी। इसके अभ्यास से आप आने वाले एफ्लिक्शंस को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आज इसी उपलक्ष्य में हम आपको एक और बहुत खूबसूरत सूचना से सूचित कर रहे हैं कि यह श्रृंखला योगाचार्य बीके सायंगर की शताब्दी समारोह को समर्पित है। योगाचार्य बीके सायंगर ने 80 वर्षों की अपनी अथक साधना, अपने अथक प्रयास से कुछ अद्भुत अनूठे काम करके मानवता के लिए योग के क्षेत्र में रख छोड़े। जैसे आसनों का क्रम, ये एक बहुत ही खास बात है कि हम किस क्रम से आसनों को करें और अभ्यास करें। इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं और उसके बाद मट्ठा पी लें, यानी सर्द गर्म का असर शरीर को बहुत होता है। ऐसे ही योग का अभ्यास अगर आप उसकी क्रम को बदल दें तो नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक अद्भुत काम और ये भी किया कि हर एक आसन की क्या अवधि होनी चाहिए। हर एक आसन का एक जेस्टेशन पीरियड है। उतने क्षण, उतने मिनट तक अभ्यास करने के बाद ही उसका फल दिखता है। इस बात को दूसरी तरह से समझाया जाए तो ये कुछ ऐसी घटना है कि जैसे एक शिशु को जन्म लेने में 9 मास का समय लगता है। अगर वो शिशु उससे पहले जन्म लेता है तो या वो कमज़ोर होता है या रोगी होता है। इसी तरह आसनों का एक खास समय है और ये योगाचार्य ने अपने अथक प्रयास, अभ्यास और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये एक तथ्य प्रतिपादित किया। इसके अलावा जो एक अद्भुत अनूठी सी चीज़ है वो है आसनों का इम्प्रोवाइजेशन। यानी तमाम ऐसे आसन हैं जो किसी शारीरिक लाचारी, कमज़ोरी या भय की वजह से व्यक्ति नहीं कर पाता। ऐसा न कर पाने से उसे उसमें स्वास्थ्य लाभ का फ़ायदा भी नहीं होता। योगाचार्य ने क्लासिक पोज के इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स को एज इट इज़ रखते हुए उन पॉस्चर्स को कुछ उपकरणों के सहारे करवाया, स्वयं किया और देखा कि ये आपकी सेहत के लिए उतने ही कारगर हैं जितना क्लासिक पोज। तो आसनों का इम्प्रोवाइजेशन गुरुजी आयंगर को एक अद्भुत शिखर पर पहुंचाता है। एक और बड़ी असाधारण सी चीज़ उन्होंने अपने अभ्यास के ज़रिए खोजी, वो हैं उपकरण। गुरुजी ने ऐसे तमाम उपकरण खोजे जिनकी सहायता से कितना भी मुश्किल आसन क्यों न हो, शरीर में कितने ही दोष क्यों न हो, व्यक्ति उन आसनों को कर सकता है बिना चोट लगे और उनसे पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकता है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं निवेदिता जोशी आपके सामने हूँ। मेरी योगाचार्य बीके सायंगर से तब मुलाकात हुई जब मैं 12 साल बिस्तर पर रह चुकी थी और व्हील चेयर पर आ चुकी थी। गुरुजी के साथ सफ़र जो मैंने तय किया तो मैंने 12वें दिन उस अभ्यास के सफ़र में वो अपना एहसास वापस हासिल कर लिया था
जो मैं 12 वर्षों तक खो चुकी थी, और वो था मेरा आत्मविश्वास। इन उपकरणों की सहायता से, इन तमाम इम्प्रोवाइज्ड आसनों से मैंने अपनी ऊर्जा धीरे धीरे प्राप्त करनी शुरू कर दी थी, और मेरे लिए एक उम्मीद की बहुत बड़ी किरण जाग गई थी। हमारा इस पूरे कार्यक्रम के साथ, इसके ज़रिए एक ही हमारा प्रयास रहेगा कि इन तमाम जो अनूठी योगाचार्य की खासियतें थीं उनसे आपको हम वाकिफ़ कराते रहें, और इन चारों खास बातों से आपको हम योगाभ्यास का एक नया तरीका सिखाएं। इस श्रृंखला के ज़रिए न केवल हम आपको योगाभ्यास करना सिखाएंगे, बल्कि वो तमाम इम्प्रोवाइजेशन जो हैं आसन के, या इम्प्रोवाइजेशन जो हैं उपकरण के, वो भी दिखाएंगे और सिखाएंगे। हमें यकीन है ऐसा करने से आपके अभ्यास में और आपके स्वास्थ्य में बहुत फ़ायदा होगा। आज की श्रृंखला में हम आपको सबसे पहले जो आसन सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है ताड़ासन। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं ताड़ासन। अब हम आपको ताड़ासन सिखाने जा रहे हैं। ताड़ासन को समस्थिति भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ध्यान से कि ताड़ासन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपके दोनों पैरों पर इक्वली हो। ऐसा इसलिए हो क्योंकि अगर खड़े होने में आपके वज़न का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हुआ है तो आपका पॉस्चर बिल्कुल ठीक रहता है, आपके स्पाइन के ऊपर कोई भी अननेसेसरी लोड नहीं आता। अपने शरीर के भार को दोनों पैर के पंजों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप अपनी शिन बोन को सक करेंगे काफ की तरफ, अपने पटेला को सक करेंगे बैक ऑफ द नी की तरफ, और फ्रंटल थाइज सक्ट करेंगे अपनी बैक ऑफ द थाई की तरफ। यानी कुल कहने का मतलब यह है कि फ्रंटल लेग पीछे के लेग के साथ एक डायलॉग करना शुरू करेगा। आपकी बटक बोन और टेल बोन शरीर के अंदर होंगे, बाहर जट आउट नहीं होंगे, और पेल्विक गर्डल टिल्टेड नहीं होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। इसके बाद आप अपने कंधों को रोल करेंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे। सीने की हड्डी या स्टर्नम लिफ्टेड रहेगी, चेस्ट वाइड ओपन रहेगा, हाथ तने हुए रहेंगे और हाथ की हथेली हिप जॉइंट की तरफ रहेगी। हाथ की उंगलियों को बिल्कुल तान के रखेंगे, खुला रखेंगे, फिंगर्स नकल्स एब्सोल्युटली एक्सटेंडेड, सामने देखेंगे और गर्दन के दोनों कोर बिल्कुल एक लंबाई के होंगे। बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द स्कल में जो भी आपका स्ट्रेस आपको महसूस हो रहा है उसको लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। इस अवस्था को ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन में आप न केवल अपने भार का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बल्कि आप एक पॉस्चर को सही करने का प्रयास और अभ्यास कर रहे हैं। हमारा जब पॉस्चर गलत होता है तब बॉडी वेट टिल्ट होने लगता है। इसकी वजह से अक्सर लोगों में एक उम्र के बाद एंकल्स में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो जाती है। और ये भी देखने में आया है कि ये आर्थराइटिस नहीं होती, ये कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं होती, ये सिर्फ पॉस्चरल डिफेक्ट है। ऑर्गेनिक बॉडी भी पॉस्चरल डिफेक्ट की वजह से अंडर प्रेशर आती है, इंडाइजेशन होने लगता है क्योंकि आप स्लाउच करके खड़े होते हैं। सो ताड़ासन हमें सिखाता है कि हम सीधे कैसे खड़े हों और अपने भार का डिस्ट्रीब्यूशन अपने दोनों पैरों पर कैसे करें। ताड़ासन में एक बार अपने को स्टेबलाइज करने के बाद इनहेलेशन के साथ आप अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाते हैं, जहां आपके दोनों हथेलियों के बीच की दूरी कंधे के बराबर होगी। फिर स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन के साथ आप अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं। ये हाथों का एक्सटेंशन बेस ऑफ द आर्मपिट से शुरू होता है। याद रहे आपके अपर इनर आर्म कान के पीछे जाएंगे, बिहाइंड द ईयर्स, लेकिन ये करते समय आपका एब्डोमेन बाहर प्रोट्रूड नहीं होना चाहिए या आपकी टांगें ढीली नहीं हो जानी चाहिए। सो सक योर फ्रंटल थाई मसल्स टू द बैक एंड एब्डोमेन मूव्ड इन। जब दोनों हाथ की हथेलियां सामने की ओर रहेंगी तो आप एक बार फिर से अपने हाथों को उसी तरह से एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम द बेस ऑफ द आर्मपिट। अब बात यह है कि आपने जब दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के सामने की तो क्या फ़ायदा मिला। उस वक्त आपने न केवल अपने हाथ को स्ट्रेच किया और कंधों को मोबिलाइज किया, बल्कि साइड रिब्स बहुत अच्छे से एक्सटेंड हुई और मोबिलाइज हुई, जो आपके ऊपर के हिस्से की स्टिफनेस को दूर करता है। आप देख सकते हैं इससे गर्दन की स्टिफनेस भी जाती है, क्योंकि आपके हाथ न केवल हाथ एक्सटेंशन से ऊपर उठ रहे हैं, बल्कि दोनों तरफ की गर्दन भी एक्सटेंडेड और स्ट्रेच्ड है। फिर एक बार आप सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के सामने करेंगे
और एक्सहेलेशन के साथ हाथ कंधे के सामने आएगा। एक बार फिर आपकी दोनों हथेलियां कंधे की सीध में हैं और सांस छोड़ते हुए आप दोनों हाथ को ताड़ासन की मुद्रा में लाएंगे, यानी पाम्स फेसिंग द हिप जॉइंट। चलिए अब हम आपको इसी पोज को एक इम्प्रोवाइजेशन के साथ सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऐसे हैं जो अपने हाथ को बिल्कुल ऊपर नहीं उठा सकते, थोड़ा उठा सकते हैं, या जो भी उठाने की क्रिया करते हैं उसमें उन्हें दर्द होता है। अब हम आपको ताड़ासन का इम्प्रोवाइजेशन दिखाने जा रहे हैं। गुरुजी कहा करते थे, अगर अच्छा गुरु ना हो तो दीवार आपका गुरु बन सकती है। आप अपने शरीर को दीवार से बिल्कुल चिपकाकर हील टचिंग टू द वॉल, फीट टचिंग विद ईच अदर ताड़ासन में खड़े होते हैं। बॉडी वेट आप अपना पैरों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे आपको अलाइनमेंट का सबसे अच्छा अंदाज़ा होता है। यहाँ आपको अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी दोनों बटक बोन्स दीवार से जुड़ी हुई हैं, टेल बोन दीवार से जुड़ी हुई है, दोनों कंधे रोल करके पीछे की ओर दीवार से जुड़े हुए हैं और बैक ऑफ द हेड दीवार से जुड़ा हुआ है। इससे आपके अलाइनमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसी तरीके से अब हम आपको ऊर्ध्व हस्तासन इन ताड़ासन भी दीवार के सामने इम्प्रोवाइज फॉर्म में दिखाने जा रहे हैं। आप ताड़ासन में खड़े होने के बाद दोनों हाथ अपने कंधे की सीध पे ऊपर ले जाएंगे और दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने होंगी। यहाँ सबसे आसान तरीका यह है कि आपके हाथों के पीछे दीवार है, तो ना आप अपने हाथ आगे रख सकते हैं, ना ज़रूरत से ज़्यादा पीछे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके इतना हाथ उठाने में भी कंधों में या कोहनी में दर्द हो जाता है, तो जो दो रस्सियाँ टंगी हैं इनको आप पकड़ लेंगे। इसमें भी आपकी कलाइयाँ एक दूसरों के सामने होंगी और धीरे धीरे करके आप एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे इन रस्सियों के ज़रिए। आप देखेंगे कि 10-15 दिन में आपके जुड़े हुए कंधे खुलने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार ऊर्ध्वस्थासन में जो पाम्स फ्रंट फेसिंग पोजीशन है, वो भी आप रस्सी को पकड़ के अब आप कलाइयों को सामने की ओर रखेंगे और अपने हाथ रस्सियों पे चलाएंगे। लिटरली यू विल वॉक ओवर द रोप्स और अपने हाथों को तानेंगे। एक बार अपने हाथों को अच्छे से तान लेने के बाद आप धीरे धीरे रस्सी के सहारे हाथों से उतरेंगे नीचे की ओर। एकदम से झटके से हाथ मत छोड़िएगा, इससे कंधे में शॉक जैसा लगता है। अब हम आपको गोमुख आसन सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इससे पहले आप भली प्रकार से ताड़ासन का अभ्यास कर लें, ताकि आपके पैरों पर आपका भार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसमें पैरों की पोजीशन बिल्कुल ताड़ासन की तरह रहेगी, लेकिन हमें अपने हाथ की प्रिपरेशन करनी पड़ती है ताकि कंधों में आपके चोट ना आए अगर आपके कंधे स्टिफ हों। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड से इसकी शुरुआत करेंगे, जो नीचे की तरफ से आएगा। हथेली के पीछे का हिस्सा स्पाइन पे रगड़ते हुए ऊपर जाएगा और दो स्केपुला के बीच में स्थापित किया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दोनों रिस्ट कॉर्नर सामने की ओर फेस कर रहे हैं एंड बैक ऑफ द रिस्ट कॉर्नर्स बिल्कुल स्पाइन से जुड़े हुए हैं। फिर आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को पकड़ते हैं और उसको लंबा करते हुए नीचे स्पाइन की ओर खींचते हैं। ऐसा करने से आप लेफ्ट हैंड की इनर अपर आर्म के अलावा आउटर अपर आर्म को भी एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर हमारी बाह का खिंचाव या एक्सटेंशन ठीक से हुआ है तो कंधों में बहुत अच्छा जॉइंट मूवमेंट होता है, लुब्रिकेशन होता है। एक बार आपने ये प्रिपरेशन कर ली तो आप अपने हाथों को छोड़ेंगे और वापस ताड़ासन में आएंगे। हाथों को खींचेंगे, स्ट्रेट करेंगे ताकि आपकी जो हाथ में कोई भी खिंचाव आया है वो फिर से नॉर्मल हो जाए। और अब आप ऊपर के हाथ यानी राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। और बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपको हम ये कहें कि आप अपने हाथ को वापस डॉर्सल स्पाइन के पास लाइए, तो उससे पहले आप अपनी एल्बोज को पीछे ले जाइए। टेक योर एल्बोज बैकवर्ड बिफोर यू बेंड योर हैंड। और फिर आपका पाम जो है, राइट पाम जो है, वो आपके दो स्केपुला के बीच में, शोल्डर ब्लेड के बीच में आ जाएगा। राइट कंधे के मूवमेंट के लिए भी आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को पकड़ेंगे और राइट हैंड की आउटर अपर आर्म को लेंथन करेंगे छत की और एल्बो को सर के पीछे लाएंगे। इससे आपके आर्म पिट भी खुल रहे हैं।
अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप अपने हाथ पे ध्यान देते हैं, अक्सर आपका ध्यान भटक जाता है और आप अपनी टेल बोन, बटक बोन को जट आउट करने लगते हैं। तो वी सजेस्ट कि आप अपने टेल बोन और बटक बोन को हमेशा अंदर की ओर रखें। आपकी पेल्विक सीधी होनी चाहिए, टिल्ट नहीं होनी चाहिए। जब दूसरे हाथ का भी मोबिलाइजेशन हो गया तो आप अपने दोनों हाथ फिर से छोड़ देंगे और ताड़ासन में आ जाएंगे। अब आपके कंधे और हाथ इस बात के लिए तैयार हैं कि आप क्लासिक गोमुख आसन की हैंड पोजीशन को अचीव कर सकें। फिर से एक बार हम लेफ्ट हैंड को अपनी बटक्स के ऊपर बैक ऑफ द पाम को रखते हुए सरकाते हुए ऊपर ले जाएंगे और आपकी बैक ऑफ द पाम दो स्कैपुला के बीच में अच्छे से फिक्स हो जाएगी। आपके कंधे मोबिलाइज हो चुके हैं तो आप सीधे राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, राइट हैंड की एल्बो को लॉक करेंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे, सर के पीछे, और फिर हाथ मोड़ेंगे और दोनों हाथों से ऐसा लगता है कि जैसे दोनों हाथ की उंगलियां शेक हैंड कर रही हों। इस तरीके से आप उन्हें लॉक करेंगे। आप देखिए इसमें आपके शोल्डर जॉइंट, शोल्डर, आर्म पिट सब खुल रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं और पैरों में तो ताकत आ ही रही है क्योंकि आप ताड़ासन में खड़े होकर काम कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट टक योर टेल बोन एंड बटक बोन इन, उसको जट आउट मत कीजिएगा और सीधे देखिएगा ताकि आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। यह आपकी सर्वाइकल स्पाइन की भी स्टिफनेस दूर करता है। फिर एक इनहेलेशन के साथ आप अपने दोनों हाथ छोड़ेंगे और वापस पुनः ताड़ासन में या समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको ये डर है या किन्हीं कारणों से आप इस तरह के अभ्यास नहीं कर सकते तो हम आपको इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे। अब हम आपको गोमुख आसन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। जब आपके कंधों में बहुत स्टिफनेस हो या आपकी गर्दन में बहुत स्टिफनेस हो तो आप गोमुख आसन शायद पूरी तरह से ना निभा सकें। उसका एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि आपके घर में कोई बेल्ट हो या पुरानी धोती की किनारी हो या दुपट्टे का कोई छोटा पुराना हिस्सा हो, उसका आप एक लूप बना लें। हम यहाँ आपको बेल्ट का लूप दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा हमने एक लूप किनारे पे एक बेल्ट में बना लिया है। ये लूप की जो लंबाई है ये आपकी स्टिफनेस पर निर्भर करती है कि आप कितने स्टिफ हैं। इस लूप को आप अपने राइट हैंड में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को वापस अपनी बटक की ओर से ले जाएंगे सरकाते हुए और बैक ऑफ द पाम दोनों स्कैपुला के बीच में स्टेबलाइज की जाएगी। राइट हैंड में जिसमें आपने लूप पकड़ा है उसको आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे सर के ऊपर और कोहनी को पीछे ले जाते हुए अपने हाथ को मोड़ेंगे और इस लूप को ऊपर से नीचे की ओर अपनी उंगलियों पे देने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी दो उंगलियों के बीच में लूप के बराबर का गैप है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जैसे उंगलियों से आप चल रहे हों और उस लूप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि धीरे धीरे अगर आप ये रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपकी उंगलियां एक दूसरे से, जैसे हमने कहा था, शेक हैंड करने के लिए एक हो जाती हैं। इस तरीके से आप जो भी पोज को धीरे धीरे शुरू करेंगे, गोमुख आसन की जो भी अवस्था को शुरू करेंगे, बहुत जल्दी आपके दोनों कंधे खुल जाएंगे और गर्दन की स्टिफनेस भी जाती रहेगी। यही क्रिया आप अपने दूसरे हाथ से भी ऐसे ही निभाएंगे। फिर आप धीरे से हाथ छोड़ दीजिए और नीचे का हाथ छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड छोड़ दीजिए और राइट हैंड को सीधा करते हुए आप वापस ताड़ासन की अवस्था में आ जाएंगे। हमें यकीन है कि इस इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए आप अपने कंधे की स्टिफनेस से मुक्ति ज़रूर पा जाएंगे। अब हम आपको पश्चिम नमस्कार सिखाने जा रहे हैं। पश्चिम यानी पीठ वाला हिस्सा, वहां आप नमस्कार की मुद्रा में खड़े होते हैं। इस पोज में भी आप पैरों की पोजीशन ताड़ासन की तरह ही रख रहे हैं, यानी आपके शरीर का पूरा भार दोनों पैर के पंजों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आपकी शिन और थाई दोनों ही सक्ड होंगी टुवर्ड्स द बैक थाई एंड बैक काफ। टेल बोन, बटक बोन शरीर के अंदर की ओर आप सक करेंगे और पेल्विस टिल्ट नहीं होगी। कंधे दोनों रोल बैक रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी और आप सामने देखेंगे। ऐसी अवस्था में ताड़ासन में खड़े होने के बाद आप अपने दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, उनसे नमस्कार करेंगे और नमस्कार की जो शिखर है उसको नीचे से ऊपर की ओर अपनी स्पाइन पे रगड़ते हुए ले जाएंगे और फाइनली आपकी नमस्कार जो है दो स्कैपुला के बीच में
शोल्डर ब्लेड के बीच में डॉर्सल स्पाइन के ऊपर स्थापित होगी। याद रखिएगा, पश्चिम नमस्कार में, क्लासिक पश्चिम नमस्कार में हम थम्स को क्रॉस नहीं करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों एल्बोज पीछे की ओर ले जाई जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इस आसन से चेस्ट कितनी अच्छी तरीके से खुलती है। ये शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो, इन सब की स्टिफनेस निकालता है। ये रिस्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराता है। आप देख सकते हैं कि गर्दन में कर्वेचर कितना अच्छा बना है और गर्दन की स्टिफनेस भी दूर करता है। पश्चिम नमस्कार में जब आप अपने हाथों को रखते हुए डॉर्सल स्पाइन को स्टर्नम की ओर ले जाते हैं तो ये हार्ट की कैविटी को खोलता है। इस तरीके से ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार इस मुद्रा में आने के बाद आप इसे 1 मिनट तक रख सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को आप फिर उल्टी दिशा में ले जाएंगे और हाथ की उंगलियां ज़मीन की ओर रहेंगी, जैसे आप लाए थे बिल्कुल वैसे ही, और फिर धीरे से हाथ छोड़ देंगे और समस्थिति या ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। हम आपसे वायदा कर चुके हैं कि किसी भी आसन में आपकी जो दिक्कत आएगी उसको इम्प्रोवाइजेशन सिखाने के साथ हम आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। तो अगर किसी का हाथ पश्चिम नमस्कार में नहीं मुड़ सकता या अपर आर्म बहुत स्टिफ है तो चलिए उसके लिए सीखते हैं इम्प्रोवाइजेशन पश्चिम नमस्कार का। अब हम आपको पश्चिम नमस्कार का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। यदि आपको ज़रा भी ऐसा एहसास है कि आपके कंधे बहुत स्टिफ हैं या उनमें दर्द है या गर्दन बहुत स्टिफ है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप दीवार के सामने जाइए और हो सके ग्रिल हो जहां आप अपनी रस्सी लगा सकें। तो कोई भी दीवार या ग्रिल ऐसी चुनिए जिस पे आपकी कोई रस्सी लटकाई जा सके। दीवार के सामने आप ताड़ासन में खड़े होंगे और उसके बाद आप अपने हाथ पीछे ले जाएंगे और उस ग्रिल या दीवार से जो भी हमने रस्सी टांगी है उसकी गांठ को अपने दोनों अंगूठों से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद आप अपने हाथों को फिर मोड़ेंगे और हाथ की उंगलियों को ऊपर की दिशा में ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे और पैर मोड़ेंगे। पैर मोड़ने से आपके हाथ और पीठ के बीच में जगह बन जाती है और आप हाथ को सरका सकते हैं। एक बार आपका हाथ फिक्स हो गया तो आप ताड़ासन की अवस्था में आ जाएंगे और धीरे से उस गांठ को छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हाथ आपका पहले कमर तक आता था वो डॉर्सल स्पाइन तक पहुंच जाएगा। इस तरह से अभ्यास करने से आपके कंधों पे या गर्दों पे कोई भी जोर नहीं आएगा, आपकी रिस्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें यकीन है कि हमारी इस श्रृंखला के जरिए और उसमें सिखाए जाने वाले इम्प्रोवाइजेशंस के जरिए आप अपने अभ्यास की क्वालिटी को हमेशा अच्छा और अच्छा करते रहेंगे। अगर अभ्यास आपने सतत किया तो आपके स्वास्थ्य में यकीनन सुधार होने वाला है। यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो अपनी दवाइयों का सेवन केवल अभ्यास करते हुए छोड़ न दें। दवाइयों का लेना या छोड़ना या उन्हें कम करना डॉक्टर की निगरानी में ही सबसे अच्छा रहता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।